डेवलपमेंट, एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग में वो काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं एंड ऑल्सो वो काम कर चुके हैं फॉर इम्पैक्ट फाइनेंसिंग ऑफ अर्ली स्टेज एसएमईज, जो कि हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। नितिन जी एक्चुअली एक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के इंजीनियर है, उसके अलावा उनके पास एक एमबीए डिग्री भी है और जैसा कि मैंने बोला कि वो अभी एज फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं असम सरकार का प्रोजेक्ट एपार्ट में, जो कि फाइनेंस बाय वर्ल्ड बैंक है। तो वंस अगेन वेलकम एंड थैंक यू सर टू गिव योर टाइम एंड हम आशा करते हैं कि आज हम आपका ये टाइम का पूरा उपयोग कर पाएंगे और आपसे हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। এতিয়া আগবঢ়াৰ আগতে আমাৰ মাজত আমাৰ অতি মৰমৰ কৃষ্ণকান্ত ডাঙৰীয়া দাও আছে, তেখেতৰ একো ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব নালাগে, আমি সবেই তেখেতক চিনি পাওঁ। বিফোৰ পাছিং অন টু নিতিন জি, মই কৃষ্ণদাক কম যে দুই এষাৰ কওক যে এই প্ৰগ্ৰেমৰ এজেণ্ডাটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু আমি কেনেকৈ এই প্ৰগ্ৰেমটো আগবঢ়াই লৈ যাম। কৃষ্ণদা जी, तो भारतीय किसान संघ के द्वारा ये जो वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग में सभी को स्वागत करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ। आप सबको जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रहा है, अपना इस मीटिंग में सुदूर मिजोरम से भी अपना सम्मान्य रेस्पेक्टेड माथाना जी है। माथाना जी एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर है मिजोरम के और अभी उन्होंने ऐसा 1 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट करके वेनिला चोको का फार्मिंग करा है और माथाना जी मिजोरम स्टेट का किसान संघ के प्रेसिडेंट भी है। तो माथाना जी को इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। मुझे लगा नितिन जी जो बोलेंगे वो हिंदी में बोलेंगे और नितिन जी का जो डायरेक्शन रहेगा ये मिजोरम के लिए भी काम में आने वाला है, तो इसलिए हमने माथाना जी को इन्वाइट किया। मणिपुर का एक एफपीसी से भी 1-2 लोग रहेंगे। अच्छा, जो मणिपुर का जो एफपीसी है उस पर भी लगभग 6-7 हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा मणिपुर का एफपीसी से भी 2-4 लोग जुड़ेंगे और बाकी असम से कुछ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और कुछ एफपीसी के डायरेक्टर्स, कुछ अच्छा 2-4 प्रोग्रेसिव फार्मर्स। इस हिसाब से अपना मीटिंग को हम लोगों ने सोचा था, विचार किया था और नितिन जी का जो एक्सपर्टाइज है, उसका जो विचार है कैसे एग्रीकल्चर को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए, ये हमारे सभी किसान को या सभी जो एंटरप्राइजेस चलाने वाला जो स्टार्टअप है सबके लिए आने वाला समय के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इसलिए मुझे लगा नितिन जी का जो विचार है ये सबके पास पहुंचना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने इस मीटिंग का आज आयोजन किया था। दूसरा को जो है अभी तक हम कल्चर के हिसाब से ही हम समझ रहे हैं, लेकिन एग्री जो है वो कल्चर के साथ साथ वो बिजनेस भी है। जब तक हम एग्री उसके साथ कल्चर मीन ऑनेस्टी और साथ में हम बिजनेस, ये हम तीनों को जब हम एसिमिलेशन नहीं करेंगे तब तक हम सेल्फ रिलायंट फार्मर या अपना देश को आत्मनिर्भर या अपना असम को सेल्फ रिलायंट हम बना नहीं पाएंगे। तो अभी आने वाला जो समय है ये एग्रीकल्चर का समय है, ये सब हमको पता है और हम सब अनुभव भी कर रहा है। अभी साउथ ईस्ट एशिया का कनेक्टिविटीज होने वाला है और बहुत फास्ट तेजी से एग्रीकल्चर को जो है एग्री बिजनेस के दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, हम सबको अगुवाई अग्रसर होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये जो मीटिंग है ये एक हिसाब से अवेयरनेस के साथ साथ हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए दिशा निर्देश भी है, तो उस हिसाब से हमने इस मीटिंग का हमने रखे थे। तो फिर से सबको इस मीटिंग में हम स्वागत करता हूँ और सबको अभिनंदन करता हूँ। और अभी नितिन जी के पहले अविनाश नियोग जी करके एक बायहटा चाराली में जो कॉलेज है पूर्व कामरूप कॉलेज, उस कॉलेज का प्राध्यापक है और विद्यार्थियों के बीच में काफी लोकप्रिय है। तो अविनाश नियोग जी हमारे बीच में है, तो थोड़ा सा जो है कि पेट्रियटिक सॉन्ग का 1-2 स्टैंजा गुनगुनाएंगे, क्योंकि हमें सब लॉकडाउन कोरोना के वजह से हमारा स्ट्रेस भी है और क्या होगा नहीं होगा, हम सब लोग थोड़ा थके हुए भी है लॉकडाउन के वजह से या कोरोना के वजह से। तो इस हिसाब से हमको थोड़ा सा मन में हम पुलकित होते हैं, मन जो है आनंद में गदगद होते हैं। इस निमित्त मैं अविनाश नियोग जी को अभी 2-4 पंक्ति जो है गुनगुनाने के लिए आह्वान करता हूँ। अविनाश जी के बाद नितिन जी अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। अविनाश नियोग साहब, हाय हाय অসমীয়াতে কওনে? हाय 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 কোনো একদম অবিনাশ। নিশ্চয়। নমস্কাৰ সকলোলৈকে, পোনপ্ৰথমে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু মোৰ সেৱা যাচিছো।
আৰু মই নিজকে খুব সৌভাগ্যশীল বুলি ভাবিছো যে মই এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত জড়িত হ'ব পাৰিছো। গতিকে যদিও মই এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী, তথাপিও মই যিটো এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এইটো খুব ছাপোৰ্ট কৰো, স্বাৱলম্বিতা যিটো, আৰু আমি যাৰ জৰিয়তে সমাজখনত এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰো। খুবেই ভাল লাগিছে। আচলতে মই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ এ ভেৰি নন পাৰ্চন অফ আছাম, তেখেতৰ এটি গীতৰ এটা কলি আওৰাই দিছো, আশা কৰো সকলোৱে ভাল পাব। গতিকে ভুল ভ্ৰান্তি হলে ক্ষমা কৰিব। মোৰ ভইচটো শুনা পাইছে ন? অ'কে। মোৰে ভাৰতৰে মোৰে সপোনৰে চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি, মোৰে ভাৰতৰে মোৰে সপোনৰে চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি, সেউজীয়া বনতে সেউজীয়া মনতে বিকশী প্ৰকাশী বতা, বিকশী প্ৰকাশী বতা, নজন জীৱনৰে অভিনৱ জ্যোতি, নৱজন জীৱনৰে অভিনৱ জ্যোতি, চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি, মোৰে ভাৰতৰে মোৰে সপোনৰে চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি। ओके ग्रेट हाँ देख रही है सर जी, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। वेल आज मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं। ओके और यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मैंने इस बार थोड़े प्रेजेंटेशन को बनाने से पहले थोड़ा रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद में मैं कुछ आसाम स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, जिसको कि आसाम के कंटेक्स्ट में, आसाम इकोसिस्टम में किया जा सकेगा और इनमें काफी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं। और तो यहाँ पे मैं खाली अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा, बट इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग बाद में कर सकते हैं। वी कैन ऑर्गेनाइज अ सेपरेट डिस्कशन आफ्टरवर्ड्स कि इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में, उसमें फाइनेंशियल्स या बिजनेस मॉडल या स्ट्रैटेजी जो भी चीजें हैं वो हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खाली अपॉर्चुनिटीज टच अपॉन करूंगा। तो आप देखेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर बेसिकली आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि हमारा वैल्यू चेन होता है। वैल्यू चेन जो कि मतलब एक ऐसी चेन होती है जो कि सीड से स्टार्ट होती है, सीड से, और सीड से कहाँ खत्म होती है, कंज्यूमर तक। तो सीड होता है जहाँ पे मतलब जिससे कि फार्मिंग होता है और वहां पे काफी चीजें इनपुट्स होती हैं। वैसे ही बाद में उसके प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद में मार्केटिंग होता है। तो ये सब जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी हम लोग अपॉर्चुनिटीज सेलेक्ट करते हैं तो वो वैल्यू चेन के अकॉर्डिंग होती है कि हम लोग वैल्यू चेन में कहाँ फिट हो रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में फिट हो रहे हैं, चाहे प्रोसेसिंग में फिट हो रहे हैं या मार्केटिंग में फिट हो रहे हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि हमारा क्लाइंट कौन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनपुट मार्केटिंग है, इसमें हमारा क्लाइंट फार्मर होते हैं। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट मार्केटिंग देखेंगे, उसमें क्लाइंट हमारे या तो रिटेल कंज्यूमर्स होते हैं या फिर होटल्स होते हैं या बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं। उसी तरह प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के बाद में जैसे होलसेलर हो गए, ट्रेडर्स हो गए। तो इस तरीके से हर एक बिजनेस के अपने अपने क्लाइंटेल होते हैं। उसके हिसाब से ही हम लोग हमारा प्रोडक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्री बिजनेस है, ये इन सब जो भी मैंने आइडिया, जो भी मैंने चीजें बताई, ये इन सब के बारे में एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसमें कि ये सब चीजें कवर होती है।
एक एग्रेरियन डोमिनेटेड इकोनॉमी है, जहाँ पे कि और एंड स्पेशली आसाम, जो कि अगर आप इंडिया का एवरेज देखेंगे, आसाम में का एवरेज देखेंगे, तो आसाम ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग एग्री बिजनेस। और तो सबसे पहले देखिए कि हमारे अपॉर्चुनिटीज जो है अभी एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये बेसिकली क्या है, जैसे कि हम लोगों के पास में राइस है, पैडी है, उसको हम लोग राइस मिल बिठा के कन्वर्ट कर सकते हैं पैडी को राइस में, उसी तरह दाल मिल बिठा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि हम लोग सिंपली प्रोसेस कर रहे हैं जो हमारा एग्री प्रोड्यूस है। फिर दूसरा है एग्रो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे कि हमने शुगर मिल है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमारा शुगर केन को कन्वर्ट कर देते हैं चीनी में। तो बेसिकली ये एक एग्रो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया। एग्रो इनपुट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसमें कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मैकेनाइजेशन होता है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाने वाला, या फिर हो सकता है कि हमारा फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, तो ये होते हैं एग्रो इनपुट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एग्रो सर्विस सेंटर, सो बेसिकली ये क्या होता है, जैसे अपना कस्टम हायरिंग सेंटर हो गया, जहां से कि हम लोग इक्विपमेंट रेंटल पे दे सकते हैं, और रिपेयरिंग वर्कशॉप, ऐसे सेंटर्स जहां से कि मतलब इक्विपमेंट को रिपेयर किया जाए, तो बेसिकली उन्हें एग्रो सर्विस सेंटर बोला जाता है। हाल के दिनों में एग्रो सर्विस सेंटर एडवाइजरी भी प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम लोग ACABC बोलते हैं, एग्री बिजनेस क्लिनिक सेंटर्स। ये नाबार्ड के अंदर में इनिशिएटिव है। फिर मिसलेनियस एरियाज में जैसे आ जाता है, जैसे कि हमारा फीड यूनिट हो गई, सीड प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, मशरूम हो गए, वर्मी कंपोस्ट हो गई, तो ये सब मिसलेनियस एरियाज में आते हैं। मुझे माफ करिएगा, मैं जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ही ये प्रेजेंटेशन का संचालन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा इस स्लाइड को स्केप करके उनको एडमिट करना। मूविंग ऑन, अब हमारे टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस जो अब जैसे हमारे एंटरप्रेनर किस तरीके से हो सकते हैं। फार्म लेवल प्रोड्यूसर, ये एक ऐसा हो सकता है कि जो फार्मिंग जो कमर्शियली करे, साइंटिफिक वे में करे, जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके करे, जिनको की मार्केट के बारे में जानकारी हो, उन्हें वो फार्म लेवल प्रोड्यूसर कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसे एंटरप्रेनर को जरूरी नहीं है कि मतलब वो तकनीक के साथ में मार्केट की जानकारी उनको हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर उनको जानकारी होती है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि मार्केट में किस टाइम में क्या प्रोड्यूस आ रहा है, अगर हम उसके टाइमिंग को ध्यान रखेंगे और प्रोड्यूस को किस किस मार्केट में टारगेट करना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरीके के फार्म लेवल प्रोड्यूसर को हम लोग एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि ये भी एक एंटरप्राइज है। जैसे कि इनपुट सप्लाई में हेल्प करते हैं, और फिर कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमको हमारा मकाई हो गया, मेज को हम लोग क्या सर्विस कर सकते हैं, ड्राइंग। सो अगर आपके पास ड्रायर नहीं है, फार्मर के पास ड्रायर नहीं है, तो एक एंटरप्रेनर एक ड्रायर, एक पोर्टेबल ड्रायर लगा के फील्ड में जाके सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसी तरीके से कई सारे फार्मिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि थ्रेशिंग, वेयर हाउसिंग, इरिगेशन, ये सब आजकल सर्विस बेस्ड बिजनेस के तरीके से आ गए हैं। और एक एंटरप्रेनर होता है जो इसमें निवेश करता है और बाद में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इन्हें कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। इनपुट प्रोड्यूसर, ये बहुत ही एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जो आजकल जिन्होंने लास्ट 10 इयर्स में काफी बूम किया है और काफी यूनिट्स इंडिया में आई है। इसमें कई सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो हम लोग घर के लेवल तक में कर सकते हैं, जैसे कि बायोपेस्टिसाइड हो गया, इसे एकदम छोटे स्केल में भी किया जा सकता है। सिमिलरली कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट जैसे होता है, एनिमल मिनरल मिक्सचर है, फिर इरिगेशन जो एक्सेसरीज है, ये सब इनपुट प्रोड्यूसर कैटेगरी में आता है। लास्ट इज प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस। इसमें काफी स्किल सेट जरूरत होती है, क्योंकि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फील्ड है। यहाँ पे आपको एक
अच्छे टीम की जरूरत होती है, एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और इसके कई सारे अच्छे एग्जाम्पल है कि कई लोगों ने कोऑपरेटिव बना के जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे सामने अमूल है, कई सारे फ्रूट ग्रोवर कोऑपरेटिव है जिन्होंने एसोसिएशन बना के या फिर कलेक्टिव बना के काम किया है। सो इन कैटेगरीज में हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं कि स्कोप क्या क्या है हमारे पास में। तो आप देखिए, मोटा मोटी आप देखेंगे तो जो आजकल का जो ट्रेंड है, ट्रेंड ये बोलता है कि वी मूव टुवर्ड्स स्मार्ट न्यूट्रिएंट। तो स्मार्ट न्यूट्रिएंट कब होते हैं? जब आपके उसमें कुछ रिसर्च R&D करने की जरूरत होती है। तो बेसिकली ये बायोटेक्नोलॉजी है। तो आजकल ऐसा अगर आपकी टीम में कोई बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने किया हुआ है वो R&D करने की क्षमता रखते हो, तो अगर हम लोग एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका यह है कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज ले जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कई सारी साइंस ICR इंस्टीट्यूट के पास में ऑलरेडी मौजूद है, वहां से हम लोग टेक्नोलॉजी लेके भी काम कर सकते हैं। इसे सिंपल भाषा में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहा जाता है। तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि मतलब एक एंटरप्रेन्योर परस्यू कर सकता है, ध्यान में रख सकता है कि ये भी, इस पे भी काम हो सकता है। सिमिलरली जैसे प्रोड्यूस ऑफ मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। इस प्रेजेंटेशन में मैं बी कीपिंग एपियरी नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड है जो जिसमें कि ज्यादा इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन है भी तो बहुत ही इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक है, इसीलिए मैं ऐसे बिजनेसेस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जिनमें कि 5 लाख से स्टार्ट करके 1 CR तक का इन्वेस्टमेंट आप लोग उसमें कर सकते हैं। तो मैं वैसी अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ। सिमिलरली अभी आप देखेंगे ये जो सीड प्रोडक्शन है, ये एक बहुत ही पोटेंशियल एरिया है जिसमें कि काम हो सकता है। असम में मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। उसी तरीके से एग्रीकल्चर फार्म ऑपरेशंस है, और लास्ट में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन थ्रू ग्रीन हाउसेज है। सो ये बेसिकली हमारे कुछ ऐसे चुने हुए आइडियाज है जिसके बारे में मैं बात करूंगा डिटेल्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वैल्यू चेन की। वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप एक और बार इसको ब्रशअप कर लीजिए कि एक होता है प्री प्रोडक्शन एंटरप्राइज, एक होता है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग प्रोडक्ट्स और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। प्री प्रोडक्शन मतलब जो हम लोग इनपुट डालते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग मतलब जैसे ही हमने हार्वेस्ट किया उसके बाद में सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, ये सब पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग हो गई। फिर उसके बाद में आता है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। इसमें हम लोग उस प्रोड्यूस का शेप चेंज कर देते हैं। इस सिंपल एग्जांपल है कि अगर हमारे पास में पैडी है, अगर हमने राइस का फ्लैटन कर दिया, उसका पोहा चीरा बना दिया, दैट्स अ प्रोसेसिंग। सो इस तरीके से मतलब